सभी को नमस्कार। मैं हूं सोना शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद्योदय। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी ब से समास। तो यहाँ पर दिए हुए सभी चित्रों को और उनमें दिए गए वाक्यांश और उनके संक्षिप्त रूप को हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले यज्ञ के लिए शाला। जो यज्ञ के लिए शाला होती है उसको हम क्या कहते हैं? यज्ञशाला कहते हैं। चार पाए हैं जिसके जिसके चार पाए होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम उसको चारपाई कहते हैं। रक्त, रक्त यहाँ से रक्त से संबंधित यहाँ पर है लाल रंग। लाल है जो कमल, ठीक है, तो लाल रंग के कमल को हम क्या कहते हैं? रक्त कमल। जेब को काटने वाला, जो जेब को काटने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? जेब कतरा कहते हैं। तो उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन शब्द में दिए गए वाक्यांशों को संक्षिप्त करके बने हैं। वाक्यांशों को इस प्रकार से संक्षिप्त करके एक शब्द की रचना करने को ही हम समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब इसके आधार पर चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम समास की परिभाषा को समझेंगे। तो दो या दो से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब आगे हम समस्त पद और समास विग्रह को समझेंगे। तो सबसे पहले समास रचना में दो पद होते हैं। कभी भी जब समास की रचना की जाती है तो उसमें दो पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के समास यानी कि उनको जोड़ करके लिखना, संक्षिप्त करके लिखने की प्रक्रिया को हम समस्त पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर वाले जो चित्र में हमने उदाहरण देखा था, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यज्ञ के लिए शाला। तो इसको हम अगर इसको संक्षिप्त करके यदि हम लिख देते हैं यज्ञशाला, तो ये क्या बन जाता है? ये हमारा समस्त पद बन जाता है, ठीक है। अब समास विग्रह किसको कहते हैं? तो समास विग्रह को समझने के लिए देखिए, समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसी स्थिति में ले करके लिखना, यानी कि समस्त पद के पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो समस्त पद है हमारा यज्ञशाला, तो यज्ञशाला हमारा ये समासिक पद हो गया। इसको अब हम विग्रह करेंगे तो ये पूर्ववत स्थिति में, पहले जैसी स्थिति में ये आ जाएगा कि यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समास विग्रह। समस्त पद क्या हो गया? यज्ञशाला। समस्त पद यज्ञशाला, समास विग्रह यज्ञ के लिए शाला। इसी तरह से समस्त पद हमारा चार पाई, इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकल करके आएगा? चार पाए हैं जिसके, ठीक है। किसके होते हैं चार पाए? चार पाई के चार पाए होते हैं। इसके बाद में रक्त, रक्त का मतलब यहाँ पर लेंगे हम लाल रंग से। तो रक्त है जो कमल, ठीक है। ये क्या है? ये समास विग्रह है। इसका समस्त पद जब हम बनाएंगे तो क्या आएगा? रक्त कमल। अब इसी तरह से समास विग्रह जेब को काटने वाला, ठीक है, इसका समस्त पद जब हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? जेब कतरा। आशा है कि आप बच्चे इस चीज को समझ चुके होंगे। संधि और समास में अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम समझते हैं संधि को। तो संधि में कभी भी दो वर्ण होते हैं और दोनों वर्णों को मिलाने से जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है, विकार शब्द का मतलब होता है कि बदलाव, चेंजेस, परिवर्तन, तो उसी को हम संधि कहते हैं। लेकिन समास में दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों को हम मिलाते हैं, दो शब्दों को, ठीक है, मिलाने से जो नया रूप बनता है, शब्दों का जो नया रूप बनता है उसको हम समास कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, हिम प्लस आलय क्या बन गया? हिमालय। अब समास में क्या होता है कि विभक्ति अथवा शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे हिम के लिए आलय, हिमालय, ठीक है। तो अब जब हम इसको, ठीक है, जब हम शब्दों का को संक्षिप्त करके लिखेंगे तो यहाँ से के लिए गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हिम के लिए आलय, इसका सामासिक पद क्या बन जाएगा? हिमालय। अब कुछ और उदाहरण हम देखेंगे, जैसे यज्ञ प्लस शाला, ठीक है। ये यदि संधि में हम देखेंगे तो इसको संधि के रूप में यदि करेंगे तो
यज्ञ प्लस शाला इज इक्वल टू यज्ञशाला। लेकिन समास के रूप में यदि हम देखेंगे तो यज्ञ के लिए शाला क्या बन जाएगा, यज्ञशाला। ठीक है, यज्ञ के लिए शाला ये समास विग्रह है और यज्ञशाला ये समासिक पद है। हिंदी व्याकरण में हमारे पूरे मिलाकर के कुल 6 समास होते हैं। तो एक एक करके हम इनको समझेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और इनकी परिभाषाएं क्या हैं, उदाहरण क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? जिस समास का पहला पद अव्यय हो। ठीक है, अव्यय शब्द का मतलब होता है कि घुला मिला, ऐसे शब्द जो बहुत सारे शब्दों के साथ में घुल मिल जाएं। ठीक है, तो ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो, ठीक है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पूर्व पद ही इसका प्रधान होता है। जैसे पहला पद जो होता है वो इसका मेन होता है। मेन इसलिए होता है क्योंकि पहले ही पद के माध्यम से उसको जोड़ने के बाद से हम बहुत सारे वर्ड्स उसके ऊपर में हम बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण के आधार पर समस्त पद यथा शक्ति। तो अब यहाँ पर आप उदाहरण में देखते चले जाइए कि जैसे यथा, 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 यथा और यथा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या जोड़ा, यथा शक्ति, यथा मति, यथा योग्य, यथा अवसर, यथा नियम, यथा विधि। तो यथा शब्द को जोड़ करके हमने बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट किए। ठीक है, तो जब इनका हम समास विग्रह करेंगे तो यथा शक्ति, तो क्या आ जाएगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसी तरह से यथा मति, तो क्या हो जाएगा हमारा समास विग्रह, यथा मति के अनुसार। यथा योग्य, तो योग्य के योग्यता के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। तो इस तरह से इसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई कि वे समास जिसका पहला पद अव्यय हो। इसी तरह से और भी बहुत सारे पद होते हैं। जैसे हमारे पास बे, बे, आ, ठीक है, और जो है कि प्रति, प्रति यहाँ पर देखें ये उदाहरण में भी दिया हुआ है। तो बे, बे शब्द को, बे को यदि हम जोड़ करके यदि नया शब्द हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, बेवक्त, बेवजह, ठीक है, बेरोजगार। तो इसका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो बेवक्त, बिना, इसका समास विग्रह बिना वक्त के। बेरोजगार, बिना रोजगार के। बेसमय, बिना समय के। तो इस तरह से हमने बे शब्द को जोड़ करके बहुत सारे वर्ड्स हमने बना दिए। मतलब ये क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसके बाद से यदि आ को जोड़ करके हम बनाना चाहेंगे तो आजीवन, आमरण, ठीक है, आरक्षण। तो मान लीजिए कि इसका विग्रह करेंगे तो आजीवन, जीवन भर। आमरण, मृत्यु तक। ठीक है, आरक्षण, आरक्षण के रक्षण के साथ। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि वे समास जिसका पहला पद अव्यय हो, बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकें। इसी तरह से और कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिदिन, प्रतिक्षण, ठीक है, आजन्म, आजीवन, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ। तो ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। और यदि जब हम इनका विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, प्रतिदिन, दिन, दिनों दिन, या दिन दिन, हर रोज। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, आजन्म, जन्म से लेकर आजीवन, जीवन भर। रातों रात, रात ही रात में। बातों बात, बात ही बात में। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे अव्ययी भाव समास हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारा आता है तत्पुरुष समास। तो वे समास जिसका पहला पद गौण हो। गौण का मतलब होता है कि ठीक है, पहला पद ठीक है नॉर्मल हो और उसके बाद से उत्तर पद जो होता है यानी कि जो पीछे वाला पद होगा वे मेन होगा। ठीक है, तो एवं समस्त पद बनाते समय इसमें क्या होगा कि विभक्तियां लुप्त हो जाएंगी। इसमें कारक, विभक्तियां, विभक्तियां का मतलब होता है कि कारक चिन्ह। अब इसको अगर मैं इस डेफिनेशन को अगर
दूसरे तरीके से यदि मैं बोल करके आप बच्चों को समझाऊं, तो वे समास जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, एक तरह से कह लीजिए कि दोनों ही पद प्रधान हो, लेकिन उनके बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह यानी कि विभक्तियां छुपी हुई होती हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि विभक्तियां किसको कहते हैं? तो विभक्तियां जो होती हैं, ये हमारे कारक के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये आपने क्लास 6, 7 और 8 में पढ़ा होगा कि जो है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के को या के लिए, अपादान से, ठीक है, संबंध का के की रारे री अधिकरण में या पर संबोधन है अरे। तो ये जो होता है ये हमारा कारक होता है। और इन्हीं जो जो चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, ने के लिए ये क्या होता है, ये कर्ता का कारक चिन्ह जो होता है वो ने होता है। तो इन्हीं को जो है कि हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। तो ये हमारी विभक्तियों के ही ऊपर में बेस्ड होते हैं। इसके लिए एक अलग से आप बच्चों को एक वीडियो मैं बना करके यूट्यूब पर मैं डाल दूंगी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि तत्पुरुष समास किसको कहते हैं। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, एवं समस्त पद बनाते समय विभक्तियों का लोप हो जाता हो, यानी कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता हो। अब आप बच्चे बोलेंगे कि ये कारक चिन्ह क्या होते हैं? तो कारक चिन्ह को जानने के लिए हमें कारक के बारे में जानना पड़ेगा। और उसके लिए आपको पूरा विस्तार से आशा करते हैं कि इसके पहले वाली क्लासेस में 6, 7, 8 में कारक के बारे में पढ़ा दिया जाता है, विभक्तियों के बारे में पढ़ा दिया जाता है। तो आप बच्चों को इनके बारे में पता होगा। और यदि नहीं भी पता है, तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि तत्पुरुष समास में एक ट्रिक के बेसिस पर कि किस तरीके से हम पहचान कर पाएंगे कि ये हमारा इस तत्पुरुष समास है। तो इसमें कारक चिन्ह छुपे हुए होते हैं, और वे कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं उनको याद कर लेने की आवश्यकता है। कि के को, का के को, में, से, पर, के लिए, ये इसके टैग वर्ड्स होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं, तो आप समास में, मुझे नहीं लगता कि आप गलती करेंगे। ठीक है, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ये कारक तत्पुरुष समास खास करके समझने में बहुत दिक्कत होती थी। तो ये ट्रिक जो है कि निकाल लिया गया, सोल्यूशन इसका निकाला गया कि भाई किस तरह से उसको याद करें कि हमें कभी ना भूलें। याद नहीं करें, समझें। ठीक है, तो अब इसको जो है कि तत्पुरुष समास को जब हम विग्रह करेंगे, तत्पुरुष समास के समासिक पदों को जब हम अलग अलग करेंगे, तो ये कारक चिन्ह आपको उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे, का के की को, में से, पर, के लिए, ये इसके टैग वर्ड होते हैं। ठीक है, आप बच्चों को समझने के लिए आसानी होगी। अब देखिए, मान लीजिए कि जैसे उदाहरण के बेसिस पे शरणागत, शरणागत। अब इसको जब हम अलग अलग करेंगे, यानी कि समास विग्रह करेंगे, तो क्या होगा, शरण को आगत, शरण में आया हुआ। भयाकुल, भय से आकुल, ये से आ गया ना, मतलब इसमें ये कारक चिन्ह है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए आ गया, का के की को, में से, पर, के लिए। तो के लिए आया, मतलब ये क्या है, सत्य। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, तत्पुरुष समास हमारा। गुणहीन, गुण से हीन। ठीक है, तो ये से निकल करके आ गया, यानी कि कारक चिन्ह है हमारा। यहाँ पर भी देखिए, राजदूत, राजा का दूत। आनंदमय, आनंद में मैं। ठीक है, ग्राम गत, यानी ग्राम को गया हुआ, यहाँ को आ गया। जन्मांध, जन्म से अंधा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देश निकाला, देश से निकाला। गंगा जल, गंगा का जल। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो हमारा टैग वर्ड क्या था, का के की को, में से, पर, के लिए। ये हमारे टैग वर्ड होते हैं। समास विग्रह करते समय जहाँ कहीं भी आपको ये टैग वर्ड नज़र आए, कौन कौन से, का के की को, में से, पर, के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। और वापस से जब हम इन समास विग्रह किए गए पदों को वापस से समस्त पद में जब लेकर के आएंगे, तो ये समासिक पद जो हैं ये गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे।
ठीक है, आशा करती हूँ कि आप बच्चे तत्पुरुष समास को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हमारे सामने आएगा कर्मधारय समास। अब देखिए, कर्मधारय समास को सबसे आसान तरीके से समझने की ज़रूरत है। वो किस तरह से, कि कभी भी कर्मधारय समास के अंतर्गत पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होगा। ठीक है, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य, ठीक है, विशेषण विशेष्य और उपमेय और उपमान का संबंध होगा। ठीक है, मतलब तो वही बात आ गई जो मैंने अभी अभी आप बच्चों को बताया कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि योग्य माता, माता की विशेषता क्या है, वो योग्य है। अब यहाँ पर विशेषण क्या है, योग्य जो है शब्द ये विशेषण है और विशेष्य क्या है, माता है। अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या है, विशेषण है और विशेष्य क्या है, लड़का। ठीक है, जो विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेषण कहते हैं और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से उपमेय और उपमान, मतलब हम जिसकी तुलना कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम उपमान कहते हैं और जिससे कर रहे होते हैं उसको हम उपमेय कहते हैं। तो उदाहरण के बेसिस पे हम समझेंगे यहाँ पर। तो अब जैसे देखिए महात्मा, ठीक है, समस्त पद के अंतर्गत आएगा महात्मा, इसके कर्मधारय समास का उदाहरण। महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता है कि भाई वो महान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, महात्मा महान है जो आत्मा। ठीक है, ये राजा नहीं आत्मा कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल, भाई कमल की विशेषता क्या है कि वो नीले रंग का है। परमानंद, परम है जो आनंद, भाई परमानंद की क्या है विशेषता कि भाई परम आनंद की प्राप्ति हो रही है ना। सज्जन, सत है जो जन, मतलब अच्छे अच्छा है जो आदमी। पीतांबर, पीला है जो अंबर, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, पीला है जो वस्त्र। महाकाव्य, महान है जो काव्य। नीलकंठ, नील नीला है जो कंठ। ठीक है, विद्याधन, विद्या रूपी धन। भवसागर, संसार रूपी सागर। चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना। घन श्याम, घन के समान श्याम। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। कनक लता, कनक के समान लता। तो यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, कर्मधारय समास। आगे बढ़ेंगे हम, द्विगु समास। अब देखिए द्वि शब्द का अर्थ, इसको इसको ट्रिक के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि द्वि शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है दो। ठीक है, दो। अब इसी को हम रिलेट करते हुए अपनी परिभाषा से जब हम रिलेट करेंगे तो देखिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाची हो। ठीक है, अब द्वि में आ गया, बच्चे भूल जाते हैं, अब इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो पहले ही इसको द्विगु समास से याद रखेंगे। द्वि शब्द का मतलब होता है दो, तो दो का मतलब यहाँ पर संख्या आ गई। अब संख्या से ही हम इसको रिलेट कर लेंगे कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, नंबर काउंटेबल हो। ठीक है, और समस्त पद समूह का बोध कराए, मतलब इसमें एक नंबरों के समूह का सेंस बने यहाँ पर। जैसे उदाहरण के बेस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पंचवटी, ठीक है, पांच वटों का समूह, समूह या समाहार। आप बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे इसलिए क्योंकि देखिए समूह और समाहार का शब्द का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो पंचवटी, पांच वटों का समूह या समाहार। अठन्नी, आठ आनों का समूह या समाहार। शताब्दी, शत शत 100 वर्षों का समूह, ठीक है, या समाहार। त्रिवेणी, तीन वेड़ियों का समूह या समाहार। पंजाब, पांच आबों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार।
तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। तो आपने देखा कि सभी उदाहरणों में पहला पद जो था ये क्या था? संख्यावाची था। ठीक है, इसको आप विग्रह करेंगे, देखिए आसानी से आपको संख्याएं, फर्स्ट में संख्याएं नजर आएंगी, तो ये आपका द्विगु समास बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारा आता है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर इसमें और या दोनों पदों के बीच में आए, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों को जब हम विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसमें और या पद आएगा। ठीक है, तो या फिर इसका इस द्वंद्व समास का सबसे आसान परिभाषा को समझेंगे यदि, तो वे समास जिनके दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उनको जब हम विग्रह करेंगे तो उनमें और शब्द आ जाएगा, और विग्रह से वापस से जब हम समस्त पद बनाएंगे तो वो और शब्द जो है वो लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण के आधार पर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो समस्त पद हमारा क्या है? माता डैश पिता। एक चीज़ और इसमें समझने की ज़रूरत है, अगर और भी ज़्यादा इसको आसान करके समझाई जाए तो या तो इसमें अपोजिट वर्ड्स होंगे या दो नाम का पेयर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रात दिन, रात का विलोम शब्द क्या हो गया? दिन। ठीक है, खाना पानी, खाने का भाई पानी हो गया। ठीक है, इसके बाद से जीवन मरण, जीवन का अपोजिट वर्ड क्या होता है? मरण होता है। भला, भला का अपोजिट वर्ड बुरा होता है। ठीक है, सही का अपोजिट वर्ड गलत होता है, और इसी तरीके से और भी जो है कि दो नामों का पेयर यदि आप देखेंगे तो क्या होगा? गंगा जमुना। ठीक है, इसी तरह से जो है कि आपका सीता गीता, सीता डैश गीता, सीता और गीता। ठीक है, भीमार्जुन, बोर्ड की परीक्षा में कई बार मैंने ये शब्द देखा हुआ है, भीमार्जुन। भीमार्जुन का समास विग्रह कीजिए और समास की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? भीम और अर्जुन। ठीक है, और आ गया, दो नामों का पेयर हो गया, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अब इसको उदाहरण से आप समझेंगे। माता डैश पिता, समास विग्रह करेंगे तो आएगा माता और पिता। राजा डैश रंक, राजा और रंक। रात दिन, रात और दिन। जीवन मरण, जीवन और मरण। भला बुरा, भला और बुरा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य भी हम लगा सकते हैं, या भी हम लगा सकते हैं। लाभ हानि, लाभ या हानि। सही गलत, सही या गलत, या सही और गलत। चाय कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। वैसे आपकी बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादातर ये या शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको और ही देखने को मिलेगा। जितने भी उदाहरण आपको द्वंद्व समास के दिए जाएंगे उसमें और ही देखने को मिलेगा विग्रह करने के बाद। ठीक है, जैसे मान लीजिए राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ऊंचा, ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। ठीक है, या बहुत कम ही केसेस में हम देखते हैं। अभी तक जितने भी बोर्ड की परीक्षाओं में आपके द्वंद्व समास से पूछे गए हैं उदाहरण, उसमें और शब्द ही लगा करके पूछा गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब आता है बहुव्रीहि समास। तो जिस समस्त पद के, या यूं कह लीजिए कि जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी प्रधान ना हो, लेकिन इनका जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के बाद में ये जो तीसरा वर्ड इसका बनता है, विग्रह करने के बाद जो तीसरा शब्द बनेगा उसकी प्रधानता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जिस समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी प्रधान ना हो, ठीक है, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो, यानी कि जो समस्त पद होंगे उनको विग्रह करने के बाद जो आपका समास विग्रह बनेगा वे किसी तीसरे वर्ड को संकेत करेगा। अब उदाहरण के आधार पर देखेंगे, दशानन। ठीक है, तो 10 है आनन जिसके। देखिए 10 का मतलब 10 होता है, आनन का मतलब मुख, चेहरा।
ठीक है, फेस, 10 चेहरे हैं किसके, रावण के हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में रावण आ जाएगा, या फिर इसको एक और तरीके से हम करते हैं कि दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, अर्थात करके वर्ड दिया होगा तो भी आप समझ जाइएगा कि ये बहुव्रीहि समास है, और इस तरह से ब्रैकेट में करके दे देगा तो भी आप समझ जाइएगा कि मतलब नाम देगा यहाँ पे। ठीक है, और एक और इसमें ट्रिक मैं बताऊं कि हिंदू धर्म के जितनी भी देवी देवताओं के नाम आते हैं वे सारे के सारे आपके बहुव्रीहि समास से संबंधित होते हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले, यानी कि पीला वस्त्र है जिसका, किसका है, भगवान विष्णु का है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है, शिव का है। ठीक है, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, किसके हैं त्रिनेत्र, शिव के हैं। ठीक है, भगवान शिव। उसके बाद से वीणा पाणी, अब देखिए वीणा शब्द का मतलब होता है वीणा, और पाणी शब्द का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, वीणा पाणी को समझने की कोशिश करेंगे। वीणा शब्द का अर्थ होता है वीणा, और पाणी का मतलब होता है हाथ। ठीक है, वीणा है पाणी में जिसके, या फिर आप इसको और आसानी से समझेंगे कि वीणा को हाथों में धारण करने वाली, पाणी शब्द का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, पानी नहीं, पानी का मतलब तो पीने वाला पानी, लेकिन पाणी शब्द का अर्थ होता है हाथ। तो वीणा पाणी, वीणा को हाथ में धारण करने वाली अर्थात माँ सरस्वती। इसी तरह से चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी कि चक्र को हाथ में धारण करने वाले अर्थात कौन, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा बहुव्रीहि समास बनता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। ठीक है, कुछ ऐसे समास होते हैं जिनके उदाहरण एकदम एक जैसे होते हैं, और उनको अलग अलग पहचान किस तरीके से की जा सकती है कि भाई ये कर्मधारय समास है और ये दूसरा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के बीच में अंतर को हम समझेंगे। तो वे समासिक पद, ठीक है, समास में कुछ ऐसे समासिक पद होते हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में ही बनते हैं। ठीक है, दोनों के उदाहरण सेम टू सेम आ जाते हैं, तो उनको समास विग्रह करके ही इनके बीच के अंतर को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है, या उपमेय और उपमान की प्रधानता होती है। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें पूरा पद मिल करके किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा विशेष वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा कर्मधारय समास होगा। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, वस्त्र का मतलब, ठीक है, अंबर, अंबर शब्द का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा, तो ये भी जो है कर्मधारय होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, मतलब गले की विशेषता है कि वो नीला है। ठीक है, इसी तरह से पीतांबर, वस्त्र की विशेषता है कि वो पीले रंग का है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अब हम इसको यदि हम बहुव्रीहि में चेंज करेंगे तो किस तरह से आएगा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका होता है नीला कंठ, भगवान शिव का होता है। ठीक है, तो एक किसी विशेष व्यक्ति की तरफ में यहाँ पर संकेत किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, किसका होता है पीला वस्त्र, भगवान विष्णु का होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या होता है अंतर। तो जिस समास का पहला पद, पहले ही मैंने बता दिया था आपको द्विगु समास की परिभाषा के अंतर्गत कि वे समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, और दूसरा पद विशेष्य हो, सीधी। ठीक है, और उसके बाद से जो है कि बहुव्रीहि समास में भाई, इसको भी हम अभी अभी हम समझ चुके कि
बहुव्रीहि समास में जो समास विग्रह होते हैं या जो भी समासिक पद हमारे होते हैं, वे किसी विशेष व्यक्ति अथवा विशेष वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे दशानन, 10 आननों का समूह, 10 मुखों का समूह या समाहार। कौन सा समास? द्विगु समास। और त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्रों का समूह या समाहार। ठीक है, तो ये हमारा बना द्विगु समास। किस तरह से हम समास का विग्रह कर रहे हैं, उस पर ही आधारित होता है कि वो समास हमारा कौन सा होता है। तो हमने यहाँ पर पहले पद को हमने संख्यावाची बताया और बाकी जो है कि ये हमने विशेष्य के रूप में कर दिया। दशानन, 10 आनन, आननों का समूह। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। अब इसी को यदि हम अलग तरीके से लेंगे तो देखिए, दशानन, 10 हैं आनन जिसके, यानी कि 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। तो ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अर्थात करके दिया होगा, आप बच्चों को परीक्षाओं में या तो ब्रैकेट में किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ होगा या फिर अर्थात करके दिया होगा। समस्त पद में किसी वहाँ पर अर्थात करके वहाँ नाम दिया होगा या फिर वस्तु का नाम या व्यक्ति का नाम, आप समझ जाएंगे। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, किसके होते हैं 3 आंखें? त्रिनेत्र किसके हैं? ठीक है, भगवान शिव के हैं। तो 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, या फिर ब्रैकेट में करके शिव दिया हुआ होगा। तो ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। ठीक है, समाहार या समूह एक ही बात है, समाहार और समूह शब्द का एक ही अर्थ होता है। तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और तिरंगा, 3 रंग हैं जिसमें, अर्थात राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा झंडा। तो ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो आशा करती हूँ कि मैं, आप बच्चे समास आप बहुत अच्छी तरह, तो इसी के साथ हमारा समास का टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।